हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? कुछ हमें ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब तो पेपर में भी आ गया है, तो इसलिए अब रेगुलर क्लास चलेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि अब क्लास जो है दोनों टाइम चले, सुबह 9 बजे और शाम को भी 9 बजे। देख लेते हैं न्यूज़ में क्या निकला हुआ है कि राजस्व विभाग में जो है 8,249 पदों में भर्तियां होंगी, जिसमें से लेखपाल के कितने पद हैं? 7,019 पद। और राजस्व निरीक्षक के 173 पद यानी कानूनगो के। और वरिष्ठ सहायक के 53 पद हैं और कनिष्ठ सहायक के 104 पद हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से न जाने दीजिए। तो रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करते रहिए। और हम भी अब जो है दोनों टाइम क्लास लेंगे, सुबह 9 बजे और शाम को भी 9 बजे। तो जैसा कि मैं विश्व का भूगोल लगभग पढ़ा चुका हूँ, उससे क्वेश्चन हो रहे हैं। और इसके बाद फिर हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। और अगर दोनों टाइम क्लास होती है तो फिर हम एक टाइम हिंदी पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम जीएस और हिंदी को कवर कर लें। और फिर इसके बाद हमारा बचेगा मैथ और ग्रामीण परिवेश, तो उसको हम पढ़ लेंगे। पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी राजस्व की, तो उसमें रीजनिंग नहीं आई थी। उसमें जीएस, हिंदी, मैथ और ग्रामीण परिवेश आया था। तो लगभग यही पैटर्न इस बार भी रहेगा। और जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा तो चांसेस हैं कि अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाए और इसका एग्ज़ाम वही अप्रैल तक होगा। तो लगभग हमारे पास 4 से 5 महीना अभी तैयारी करने के लिए है। तो 4 से 5 महीने आप बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है नौकरी पाने के लिए। और लेखपाल में सबसे खासियत ये रहती है राजस्व लेखपाल में कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अपना ही ज़िला मिल जाएगा। तो आप जो है हमेशा जॉब अपने ज़िले में कर सकते हैं और आपकी तहसील हो सकता है मिल जाए, तो और अच्छा रहता है। आप घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। और राजस्व निरीक्षक की भी पोस्ट है इसमें, कानूनगो की पोस्ट, इसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पद हैं। और अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में जैसा कि आया था कि संविदा पे भर्ती होगी, 5 साल की संविदा करनी पड़ेगी। तो अभी तो सरकार ने इतना दबाव था छात्रों का कि सरकार ने अभी इसको वापस कर लिया है। तो अब 5 साल की संविदा नहीं रहेगी और डायरेक्ट जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको रेगुलर पे यानी 26 से 27 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। अब इसके बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में संविदा हो जाए, तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार हम जॉब ले लें। अब भविष्य में पता नहीं क्या हो सकता है कि और जो 2022-23 में संविदा वाला सिस्टम आ जाए तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो बहुत उनको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी कोचिंग रहती है वो आपको केवल गाइड कर सकती है, ठीक है, गाइड कर सकती है। और आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस हो, हिंदी हो, मैथ हो, तो उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स और गाइड कर सकती है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, चीज़ें बताई जा सकती हैं। लेकिन आपको खुद से सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। सेल्फ स्टडी आपको बहुत करनी है, कम से कम 6 घंटा, 5 से 6 घंटा आपको पर डे इसमें पढ़ना है। तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि काफ़ी प्राइवेट जॉब लोगों की छूट गई है और काफ़ी कंपनियां बंद हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि इतने समय बेरोजगारी चरम पे है, तो इसमें कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होगा। लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं रेगुलर तो निश्चित ही आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक हमने बताई थी। समान ज्ञान के लिए हमने बताया था कि लूसेंट की आप जीके ले लीजिए, तो इसको आप पढ़ते रहिए रेगुलर। और इसके बाद हमने बताया था कि वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान, ये भी लूसेंट की है, इसे अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरी जीएसएम इसी के थ्रू कवर करेंगे। और करंट अफेयर जब 1 मंथ बचेगा पेपर का तो इसमें करंट अफेयर को हम कवर कर लेंगे। और ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, द्वितीय संस्करण है भारत ये, तो इसको भी जो है आप लोग ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन जो है मैप बेसिस पूछे जाते हैं, तो बिना आप जब तक मैप आपको नहीं याद होगा तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। इतने फैक्ट होते हैं कि आप याद नहीं कर पाएंगे कि भूमध्य सागर कहाँ है, भूमध्य सागर की बाउंड्री किससे टच होती है, हिंद महासागर, इस तरह। और कई क्वेश्चन आते हैं, तो हमको मैप की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आप इसको ज़रूर खरीद लीजिएगा। तो हमारा प्लान है कि पहले हम जीएस प्लस हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। अगर दोनों टाइम क्लास चलती है तो एक टाइम हम जीएस करेंगे और एक टाइम हम हिंदी करेंगे, ठीक है। ये कर देंगे तो दोनों हम जल्दी से इसको कवर ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम फिर आ जाएंगे मैथ में, ठीक है। मैथ और ग्रामीण परिवेश, ठीक है। और एक बार पढ़ाने के बाद कम से कम 2 से 3 बार हम इसको रिवाइज भी करवाएंगे, ताकि कोई भी डाउट हो, कोई भी तथ्य छूटा हो तो वो रिवाइज हो जाए। काफ़ी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू से इन चीज़ों को रिवाइज भी करवाएंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जो है अब बहुत तेज़ी से चालू कर दीजिए। अभी जो कुछ टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया हो तो वेस्ट कर दिया हो, लेकिन अगर आप अभी से लग जाएंगे, आज ही से लग जाएंगे, तो फिर भी जो है अभी देर नहीं हुई है, आप जो है सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं इसमें। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी पाई जाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको इसमें 1 लाइनर बेसिस क्वेश्चन आते हैं लेखपाल में। तो आपको फैक्ट जिससे ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे तो उतना ही जब आप ज़्यादा इसमें सफलता प्राप्त करने के आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को जो है फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को भी हमको कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा पढ़ना है। तो इसका क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है चूना पत्थर क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर है हिमानी क्षेत्र में। देख लेते हैं, तो इसका आंसर बी है, यू आकार की घाटी जो है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो हमने ये बताया था कि विश्व में 5 महासागर हैं, 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। महासागर में सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत है और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, ठीक है। थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं, थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। आपका देखेंगे कि ये जो बीच में है, इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और इधर ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आपका एशिया इधर है, और ये वाला पोर्शन क्या है आपका? यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में ये जो है, ये आपका है अटलांटिक महासागर। इसको अंध महासागर भी बोलते हैं। ये यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और नीचे है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब इधर हम आ जाते हैं, तो इधर हम देखते हैं आपका ये जो वाला पोर्शन है, ये आपका हिंद महासागर यहाँ पर घेरे हुए है। और इधर ये वाला जो पोर्शन है, ये एशिया के इधर, और ये अमेरिका के इस साइड, ये आपका प्रशांत महासागर है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है। और ऊपर हम देखेंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, तो ऊपर हमारा है आर्कटिक महासागर, ऊपर हमारा है आर्कटिक महासागर। इधर ये ऊपर देखिए हमारा, ये आर्कटिक महासागर है इधर। और अगर बिल्कुल हम नीचे देखेंगे तो नीचे साइड हमारा है अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ये हमको याद रखना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन था विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं हम, आर्कटिक महासागर। ओके, और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर ही बोलते हैं, ये याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है। तो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, हमने मरुस्थल भी पढ़ाया था, जिन लोगों ने ना पढ़ा हो तो हमारे जो वीडियो है देख लीजिए। आटाकामा मरुस्थल, ये आपका दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, ये पेरू में है ज़्यादा करके। और सहारा मरुस्थल ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में है ये, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है ये। थार मरुस्थल ये हमारे भारत में है। ठीक है, तो इसका जो है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, ये पेरू में है, और यहीं पे जो है दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान पाया जाता है, अरिका। ठीक है, ये चिली में है, अरिका। अरिका दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान यहीं पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, और ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप है आपका ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी भी है। अफ्रीका में भी मरुस्थल है आपका, सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। और एशिया में थार मरुस्थल ही है आपका है। तो यूरोप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर मरुस्थल विहीन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूरोप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? रूस है, फ्रांस है, भारत है, ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन तो आपका गलत ही हो जाएगा, ब्रिटेन तो है नहीं, भारत भी नहीं है, और फ्रांस भी नहीं है। तो रूस के दक्षिण में आपका काला सागर स्थित है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं एक बार, मैप देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए आपका ये काला सागर है यहाँ पे, ये काला सागर है आपका ये, तो ये किसके दक्षिण में स्थित है? आपका रूस में। इंडिया तो ये है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा रूस। इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अभी हमने बताया था इसका। ठीक है, यूरोप में कोई मरुस्थल है ही नहीं, एशिया में आपका थार मरुस्थल है, अंटार्कटिका में भी मरुस्थल नहीं है, यहाँ पे टुंड्रा वगैरह यहाँ पे मरुस्थल हैं। तो सारा मरुस्थल हमारा कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरु का जो यहाँ पे है, मरमीन बालू होता है, तो मरुस्थल से संबंधित है। और मरुस्थल कहाँ पे होता है? रेगिस्तान में होता है। यानी मरुस्थल में जो छोटे छोटे जगह होते हैं उनको मरुद्वीप बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका? सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। थार मरुस्थल आपका भारत में है,
कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में है, बोत्सवाना में। और गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल है आपका चीन में, ठीक है। और ये शीतोष्ण मरुस्थल है, ये याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना, ठीक है। थार मरुस्थल हमारा भारत में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया यानी जो अपना देश भारत है दक्षिण एशिया में ही आता है। तो इधर जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो अपना थारी मरुस्थल है। अभी हमने बताया था गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? चाइना में है। थारा मरुस्थल अपने भारत में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। और कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? थार। और थारी मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जहां पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अभी हमने बताया था कि गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चाइना में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मंगोलिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। गोबी और एक मरुस्थल और है इसमें, तकला मकान। गोबी और तकला मकान, ये दो ऐसे मरुस्थल हैं जो चाइना और मंगोलिया में दोनों में पाए जाते हैं विस्तार। तो इसको याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल और तकला मकान मरुस्थल, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? ठीक है, ये भी एक तरह का मरुस्थल ही है। तो सेचूरा मरुभूमि आपकी पेरू, ठीक है, पेरू में स्थित है। और अभी हमने क्वेश्चन करवाया था, पेरू कहाँ पे आपका किस महाद्वीप में है? पेरू की राजधानी लीमा है। तो हम देख लेते हैं। आपका देखिए ये है पेरू यहाँ पे, ठीक है। पेरू आपका यहाँ पे है, ये पेरू है। और पेरू और इक्वाडोर से आपकी कौन सी नदी निकल रही थी? यहाँ पे अमेजोन नदी निकल रही थी। और ये बोलिविया है। और पेरू और बोलिविया के बॉर्डर में एक झील थी, टिटिकाका झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची झील है। और यहाँ पर सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और बोलिविया की राजधानी लापाज यहीं पर टिटिकाका झील के पास स्थित थी, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी थी, ठीक है। आप चीज़ों को इस तरह लिंक करके पढ़िए, तब ज़्यादा चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। एक चीज़ हमने और आपको बताई थी कि इक्वाडोर यानी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। और इस नीचे मकर रेखा ये यहाँ से गुजरती है। तो विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है? ब्राज़ील से, कोलंबिया से और इक्वाडोर से, ये आप याद रखिएगा। इसी तरह हमने बताया था कि आपकी मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है? ब्राज़ील से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से और चिली से। यही चिली पे जो है अरिका एक स्थान है जहाँ पर सबसे अरिका जो दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान है, ठीक है। और यहाँ चिली की पेरू और चिली में ही आपका आटाकामा मरुस्थल यहाँ पे स्थित था, जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी है। अब आगे देखते हैं। तो सेचूरा मरुभूमि जो है आपका पेरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती हैं? हिमनद यानी बर्फ से जो निर्मित घाटियां होती हैं किस अंग्रेजी के अक्षर की तरह होती हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यू आकार की। ये याद रखिएगा, जो हिमनद निर्मित घाटियां होती हैं ये अंग्रेजी के यू आकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी आकार की घाटी कौन बनाती हैं? तो यू आकार की घाटी हमारी जो हिमनद नदी घाटी बनाती हैं। और वी आकार की जो है घाटी कौन बनाता है? नदियाँ, नदी बनाती हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हिमनद निर्मित घाटी यानी जो हिम द्वारा जो बनाई जाती हैं तो वो यू आकार की होती हैं। और जो नदियों द्वारा जो घाटियाँ बनाई जाती हैं वो वी आकार की होती हैं, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है,
द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? ठीक है, तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या एक बार आप मैप देख लेते हैं। हम इधर देखते हैं, इधर भी खूब ढेर सारे द्वीप हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर खूब ढेर सारे द्वीप हैं, आपका इंडोनेशिया है और फिर ये मलेशिया द्वीप है। ठीक है, और इधर भी हवाई द्वीप है, ये कई ऐसे द्वीप हैं। तो इधर ये कौन सा महासागर है? इधर आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, और इधर यहाँ पर इंडोनेशिया भी सबसे बड़ा महाद्वीपीय देश भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हवाई द्वीप आप देखिए, चुके हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप देखिए यहाँ पे स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये यहाँ पे। और इधर कौन सा है आपका? सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप आपका ये स्थित है यहाँ पे। ठीक है, इसमें यूका का अधिकार है, ये बहुत पूछा जाता है कि सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे है और किसके अधिकार में है। तो सेंट हेलेना द्वीप आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है यहाँ पे, और इस पर यूके का अधिकार है। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर है मलागासी। ठीक है, और एलाइस द्वीप भी आपका एक महासागर में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमारा है कौन सा? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ग्रीनलैंड आपका देखिए ये है। तो ये राजनैतिक रूप से इस पर अधिकार डेनमार्क का है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। डेनमार्क है आपका यहाँ पे। ठीक है, डेनमार्क यहाँ पे है, तो इस पर अधिकार डेनमार्क का है। लेकिन भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये उत्तरी अमेरिका का है ये। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन इस पर अधिकार जो है डेनमार्क का है। और डेनमार्क में डेयरी दुग्ध विकास सबसे उच्च स्तर पे है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है आपका? आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे बड़े द्वीप हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा हैं यहाँ पे, लगभग 12,000 से 16,000 द्वीप हैं, जिसपे 6,000 द्वीपों पर रहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है, इंडोनेशिया। इसकी राजधानी आपकी जकार्ता है, जो जावा द्वीप पे है। ठीक है, और जावा को जो है इंडोनेशिया का हृदय स्थल बोलते हैं। और इसके एक और द्वीप है सुमात्रा। ठीक है, और जावा और सुमात्रा के बीच एक जलसंधि है जिसको बोलते हैं सुंडा की जलसंधि। और सुमात्रा और मलेशिया के बीच जलसंधि है, उसको बोलते हैं मलक्का की जलसंधि। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ओजोन छिद्र का ध्रुवों पे सबसे ज्यादा है। तो ध्रुव कहाँ, ध्रुव जो हमारा है वो अंटार्कटिका पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर का मतलब क्या है? यहाँ इस साइड। ठीक है, यानी ऊपर के साइड। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा ओजोन छिद्र की निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है, यानी ध्रुव पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपका एटलस पर्वत है। देख लेते हैं एक बार। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे ये देखिए, ये आपका एटलस पर्वत है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। और यूरोप में तो कोई
यूरोप में कोई मरुस्थल पर्वत है, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया और एशिया में मरुस्थल है। फिर क्वेश्चन है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। तो मैंने इसको भी बताया था, इसका आंसर देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है आपका नीचे की तरफ, सॉरी ये पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, अंटार्कटिका ऊपर, अंटार्कटिका ऊपर नहीं है, अंटार्कटिका नीचे है। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है हम श्वेत द्वीप भी बोलते हैं और इसको गतिशील द्वीप भी बोलते हैं। ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, तो इसको श्वेत महाद्वीप और इसको जो है निर्जन द्वीप भी बोलते हैं, और इसको वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है, यहाँ पे सारे देशों का ही एक तरह से यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसका यूज किया जाता है। तो शीत द्वीप, सफ़ेद द्वीप और इसको गतिशील द्वीप इसको बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप। तो आपका आंसर जो है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता, इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि यहाँ बर्फ ही जमी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। तो संसार की जो अधिकांश वर्षा होती है ये आपकी संवहनीय वर्षा होती है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। किस क्षेत्र में, यानी मानसूनी क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय में कि टुंड्रा में। तो इसका आंसर जहाँ तक भूमध्य रेखीय होना चाहिए। भूमध्य रेखीय जो जहाँ देश होता है 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो देख लेते हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इक्वेटर है, ये तो ये जो यहाँ पे ये है, यहाँ पर लगभग साल भर वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है इसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा, और इसको अधिकतर जो यहाँ पे वर्षा होती है संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है लगभग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा भूमध्य रेखीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा यूरोप है। विश्व में जो सर्वाधिक विस्तार जो मैदान सबसे ज़्यादा वो यूरोप में पाए जाते हैं, और जिसमें स्विट्जरलैंड को हम यूरोप का मैदान बोलते हैं। ठीक है, और यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। और जिस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पठार होंगे, तो सबसे ज़्यादा पठार किस में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और यही अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा यहाँ से होकर गुजरती हैं। यहाँ तक कि आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा भी यहाँ से होकर गुजरती है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो भी यहाँ से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। और कर्क रेखा से कौन किस किस देश से होकर गुजरते हैं, मकर रेखा से, विषुवत रेखा से, तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार हम देख लेते हैं मैप में भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी है ये आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, और ये आपकी कर्क रेखा है यहाँ पे, और ये आपकी मकर रेखा है। तो तीनों रेखाएं देखिए यहाँ से, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और जो भूमध्य रेखा होती है इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इक्वेटर भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। और ये जो 0 डिग्री देशांतर होती है ये आपकी इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। ये भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। इसका जो आंसर है वो है अफ्रीका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अफ्रीका में सबसे दुनिया की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी।
और नील नदी को मिस्र का क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो कच्चा तीवू द्वीप है, एक ऐसा द्वीप है जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य, यहाँ पे भारत है आपका और ये है श्रीलंका। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे एक खाड़ी है, इधर मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पाल्क स्टेट द्वारा जो है, यहाँ पर एक पाल्क स्टेट है, याद रखिएगा, पाल्क जल संधि है, PALK, इसको याद रखिएगा, PALK, इंग्लिश में बोलते हैं PLK, और पाक जल संधि। तो आपका जो श्रीलंका और ये भारत जो दोनों अलग हो रहे हैं, जो बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं पाल्क जल संधि या पाक जल संधि। ठीक है, ये याद रखना है। तो कच्चा तीवू एक ऐसा द्वीप है जिससे जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में विवाद है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा स्टेलग्माइट। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो चट्टानों से निक्षेपित होने से बनता है हमारा स्टेलग्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तुमने पढ़ाया था कि टुंड्रा प्रदेश होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उनको टुंड्रा बोलते हैं, और यहाँ पर जो वनस्पति होती है उसको टुंड्रा वनस्पति भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टुंड्रा। ठीक है, और प्रेयरी, प्रेयरी आपकी ये घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं? आपकी यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया में। ठीक है, और टैगा वनस्पति आपके टुंड्रा के नीचे, यानी जैसे यहाँ टुंड्रा पाए जाते हैं, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे टैगा पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको और याद दिला दूँ, प्रेयरी तो अमेरिका में हो गया, और हमने आपको बताया था सवाना, सवाना घास के मैदान, ये आपके अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। और इसके बाद हमने बताया था आपको सिलवास, तो ये अमेजन नदी के मुहाने पे हैं, अमेजन नदी के किनारे हैं। और हमने बताया था आपको कैंपोस, कैंपोस कहाँ पे? ब्राज़ील में है। और बताया था पंपास, पंपास घास के मैदान, ये आपके अर्जेंटीना में है। और एक है लानोस, लानोस आपका है वेनेजुएला में। तो आप इस तरह रिवाइज करते रहेंगे तो आपको जो है अच्छे से याद होता रहेगा। ठीक है, अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्ते कबीर मरुस्थल निम्न से किस देश में है? दस्ते कबीर के साथ एक और आप मरुस्थल याद रखिएगा, दस्ते लूट। दस्ते कबीर और दस्ते लूट, ये जो दोनों मरुस्थल हैं वो आपके हैं ईरान में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर देख लेते हैं। तो हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, तो उसमें देखिए कैसे डिवाइडेशन है। एक तो है उत्तरी अंडमान, ठीक है, फिर है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, फिर है दक्षिणी अंडमान, फिर है लिटिल अंडमान। ठीक है, ऐसे ही सीरियल वाइज हैं। ऊपर उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर नीचे है हमारा यहाँ पे ऐसे कार निकोबार, कार निकोबार, और फिर यहाँ पे है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो जो पोर्ट ब्लेयर हमारा स्थित है
तो सबसे बड़ा जो एरिया में देखा जाएगा तो एरिया में सबसे बड़ा हमारा मध्य अंडमान है, सबसे बड़ा यही है। और 10 डिग्री चैनल, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10 डिग्री की बात हो रही है तो आपको याद आ रहा होगा कि 8 और 9 डिग्री, तो 8 डिग्री किसके बीच में है? तो 8 डिग्री चैनल है आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मिनिकॉय भारत का है, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है आपका 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? आपका दक्षिणी अंडमान में। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। एक जेल भी है वहाँ पे, जेल भी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसका हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हम देख लेते हैं। 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? ठीक है, तो ये मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पाई जाती है, इधर ग्रेट बैरियर रीफ या ग्रेट प्रवाल भित्ति, इसको जो है, ठीक है। और इसी साइड ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत भी है। दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के इधर जो है, ये जो इस तरह लगा हुआ महासागर से पार्ट है प्रशांत महासागर में, इस यहाँ पर जो है ग्रेट प्रवाल भित्ति पाई जाती है। और यहाँ पे जो है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा महासागर था? ये आपका प्रशांत महासागर था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सागर का तट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सागर है सेरोगैसो सागर, ठीक है। यहाँ पे एक सागर है सरगैसो सागर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कोई तट नहीं है, यहाँ पे ये जो सागर है, ठीक है, यहाँ पे एक सागर से कोई तट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सरगैसो सागर, ठीक है। तस्मान सागर तो हमारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तो उसको हम आगे देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो। और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर, ठीक है, काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा सागर है वो हमारा है दक्षिण चीन सागर। तो ये देख लेते हैं कहाँ पे है। ये इस पोर्शन को देख रहे हैं, ये दक्षिण चीन सागर है। इसमें विवाद होता रहता है चाइना और अन्य देशों के बीच में। यहाँ पर आपका है दक्षिण चीन सागर, ठीक है। यहाँ पे यह है दक्षिण चीन सागर, ये सबसे बड़ा सागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, इधर अंटार्कटिक नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हम कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यूरोप में जो है मोरक्को, हाँ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख रहे हैं स्पेन और मोरक्को,
तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में जल संधि है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर की जल संधि, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा जिब्राल्टर की जल संधि। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और यूरोप का कौन सा देश है? स्पेन। और अफ्रीका का कौन सा देश है? मोरक्को। के बीच में जिब्राल्टर की जल संधि है जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में कौन सी है? ठीक है, बेरिंग जलसंधि है जो आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, बेरिंग जलसंधि। ठीक है, और जिब्राल्टर जलसंधि अभी भी हमने पढ़ी जो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर है डेविस जलसंधि। ठीक है, तो डेविस जलसंधि है ये सबसे चौड़ी जलसंधि है इनमें सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ये सब फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। अक्यूराइल जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा देख लेते हैं। तो इनमें से जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। स्ट्रीम से आप स्टीम याद रखिए, स्टीम यानी भाप होता है, यानी सबसे तेज भाप बहती है। तो इससे आप स्ट्रिक से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये अल्नीनो, एक अल्नीनो जलधारा होती है। ठीक है, इसको जो क्रिसमस के बच्चों की जलधारा बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो वहाँ पे एक क्यूराइल जलधारा है, उसी को जापान की काली धारा कहते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्यूराइल जलधारा है जिसको जो जापान की काली धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ठीक है, तो क्यूरोशिवा आपकी गर्म जलधारा है। आपकी क्यूरोशिवा और याकोशिवा जापान के तट में मिलते हैं। वहाँ पर मिलने से वहाँ पे मछलियों के रहने के लिए काफ़ी उपयुक्त जगह मिलती है। ठीक है, तो जो हबोल्ड जलधारा है वो आपकी शीत समुद्री धारा है। एक आप ये काम करिएगा कि आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा शीत समुद्री जलधारा और गर्म जलधारा, और उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, उसको आप इस तरह से याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे काफ़ी बनते हैं। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आप दोनों लिस्ट बना लीजिए, तो उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण, तो लवण आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसका फार्मूला भी बहुत पूछा जाता है, NaCl। इसी को नमक भी बोलते हैं, नमक का भी फार्मूला यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल की लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो 17%, 35%, 28%, 30%। इसका आंसर देख लेते हैं। तो 35% के लगभग लवणता पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। और 70% भाग में आपका जल है पृथ्वी के, और लगभग 30% भाग पे आपका स्थल है, ये भी याद रखना। जल यानी 2/3 और 1/3। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर गलत हो जाते हैं उनसे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन गर्म जलधारा है? ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से देखिए आ गया। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपकी ब्राजील की जो धारा है वो आपकी गर्म जलधारा है, और वेनेजुला की धारा और लब्राडोर की धारा आपकी ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? इसका आंसर देखते हैं। तो अटलांटिक महासागर की जो
जलधारा है उसका नाम है रेनेल जलधारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाल क्या है? तो हमने अभी बताया था कि प्रवाल भित्ति पाई जाती है, तो एक तरह के ये इस समुद्री जीव होते हैं, जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रवाल बन जाती है। इसको ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया, ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और इसी के साथ आप याद रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पर्वत है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है। इसको मैप में चाहे देख लीजिए आप एक बार, इस पोर्शन में है इधर, यहाँ पे जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, और यहाँ इस साइड पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी की तरफ आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, ठीक है। तो नील नदी तो सबसे लंबी नदी है विश्व की, लेकिन सबसे व्यापारिक नदी नहीं है व्यस्त। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है पढ़ा हो आपने, तो राइन नदी है जो विश्व की सबसे व्यापारिक नदी है। यह आपकी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से उधर आल्प्स पर्वत से निकलती है। एक बार इसको देख लेते हैं हम, आपका यहाँ पे ये जर्मनी है इधर, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं इधर ये जर्मनी है, यहाँ पे इधर ये उत्तर की तरफ यहाँ पे उत्तरी सागर में गिरती है जाके राइन नदी। और राइन नदी के साथ एक और नदी बहती है रूर नदी, ठीक है। तो रूर और राइन के बीच में जो प्रदेश है वहाँ पे कोयला, लिग्नाइट कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। रूर बेसिन भी उसको बोलते हैं, जर्मनी का उसको काला प्रदेश भी बोलते हैं। तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी आप सबको पता ही होगा, फ्रांस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस भी सीन नदी किनारे ही है। इसका आंसर देख लेते हैं फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी नील नदी जो है यहाँ से निकलते हुए ऐसे, और ये भूमध्य सागर में गिरती है, मिस्र से होते हुए ऐसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो चीन का शोक कहा जाता है हुआंगहो नदी को, ठीक है। और चीन ही में एशिया की सबसे लंबी नदी है, उसका क्या नाम, याक्सी क्यांग। ये नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी। हुआंगहो नदी को जो है पीली नदी भी बोलते हैं, और इसको चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि ये लोएस के पठार, यहाँ जो पीली मिट्टी से जो पठार बने हुए हैं वहीं से बहती है, और ये वहाँ पर जब पठारों से होकर बहती है तो वहाँ पर जमा हो जाता है जिससे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। और कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को जानते हैं पद्मा से, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब एंट्री करती है उसको क्या बोलते हैं? जमुना। इसका आंसर देख लेते हैं पद्मा, ठीक है। तो गंगा नदी जब एंट्री करती है बांग्लादेश में, मान लीजिए बांग्लादेश है, तो गंगा नदी जब जाती है तो इसको बोलते हैं पद्मा, जब अंदर एंट्री कर लेती है पद्मा बोलते हैं इसको। और उधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ये जब मिल जाती है तो उसको बोलते हैं, इस संयुक्त धारा को बोलते हैं पद्मा,
फिर एक मेघना नदी है जो मणिपुर से निकलती है और वो इससे मिल जाती है, तो उसको फिर बोलते हैं मेघना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र जब जाती है तो उसको जमुना बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी पद्मा और जमुना जब मिल जाती हैं तो उसको पद्मा बोलते हैं। फिर पद्मा से नदी मिलती है मेघना, तो उसको बोलते हैं मेघना। यानी जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है तो वो मेघना गिरती है। ओके, ये हम जब पढ़ाएंगे अभी आपको भारत का भूगोल तो और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, डेन्यूब नदी कौन है? ये दुनिया के 10 देशों से होकर निकलती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है वहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है? काला सागर में। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ये यहाँ पे जो है आपका, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं पहले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ से ये इधर से होते हुए, ये जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, ये इधर से होते हुए आपका ये काला सागर में गिरती है। ठीक है, डेन्यूब नदी लगभग 10 देशों से होकर ये चलती है। और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है वल्दाई पर्वत से, रूस के वल्दाई पर्वतों से निकलती है। कहाँ गिरती है ये आपकी गिरती है कैस्पियन सागर में। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। बाकी कल 9 बजे क्लास होगी सुबह, और कोशिश करेंगे कि शाम को भी क्लास हो, तो आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा। इसकी 2-3 क्लासों में और इसके क्वेश्चन होंगे, और फिर इसके बाद हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।